बात चाहे हम धार्मिक ग्रंथों की कर लें या हमारे देश की दिनों दिन बदलती सियासत की, ऐसे में कई भूमिकाएं ऐसी उभर कर आती हैं जहां पर किरदार से ज़्यादा चरित्र की चर्चा होती है। और जब राजनीति में यहाँ पर शुचिता की बात आती है तो राजनीति में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो कि न केवल अपने व्यक्तित्व, अपने शख्सियत के दम पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, बल्कि जनता की आवाज़ बनकर उनकी लगातार जो गूंज है वो सुनाई देती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो हिंदुस्तान के दिल एमपी में भी एक ऐसे ही राजनेता हैं जो कि लक्ष्मण सिंह जी के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। बात चाहे जनता के सरोकार की उठी आवाज़ से कर लें या फिर सत्ता के जिम्मेदार कानों तक आवाज़ पहुंचाने की, यहाँ पर बीड़ा उठाने की कर लें, सभी मसलों पर लक्ष्मण सिंह जी लगातार बेबाक अंदाज में अपनी आवाज़ को बुलंद करते नजर आते हैं। आज उन्हीं से मुखातिब होंगे और एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में राजनीति की कौन सी नई परिभाषा यहाँ पर देखने को मिलेगी। और हाल ही में उन्होंने जो किताब लिखी है जिसे साफ तौर पर पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है, उसमें क्या कुछ राज की बात छुपी है। सबसे पहले लक्ष्मण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। राम जी की बात तो अक्सर जो है सुनाई देती है, राजनीति में उनकी गूंज भी जो है अक्सर सुनाई देती है, लेकिन बात आज लक्ष्मण की होगी क्योंकि राम के साथ यदि लक्ष्मण का किरदार उकेरा ना जाए तो राजनीति की परिभाषा भी अधूरी है और धार्मिक ग्रंथों को भी इसी के साथ परिपूर्णता नहीं दी जा सकती। लक्ष्मण सिंह जी, आप ज़रूर जो हैं राघोगढ़ से आते हैं, गुना में आपकी आवाज़ गूंजती है, राजधानी भोपाल को भी आप हिला देते हैं और मध्य प्रदेश के एक बड़े राजनेता बन जाते हैं। आपने चांचोड़ा का ड्रीम प्लान भी बनाया है और जनता की सेवा के लिए हरदम बीड़ा उठाया है। सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं, हाल ही में आपने किताब लिखी है पर्यावरण संरक्षण पर, जिसका विमोचन जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और आप ही के बड़े भ्राता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने किया है। इस किताब में क्या कुछ आपने लिखने की कोशिशें की हैं और इस किताब के जरिए क्या संदेश आप समाज को दें? महेश जी, पहली बात तो मैं एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का जी। और किताब मैंने जो लिखी है ये पर्यावरण पर लिखी है जी। इस विषय में रुचि मेरी बचपन से रही है और इसमें जब मैं छोटा था जंगलों में बहुत भ्रमण करता था और जंगल में आग लगती थी तो हम लोग पत्ते से उसको बुझाते थे। हमारे गांव में एक टोली होती थी, हम लोग साथ में चलते थे। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं और मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ लिखना चाहिए। घर वालों ने भी प्रेरणा दी और मैंने किताब लिखी है। 300 पेज मैंने लिखे थे, लेकिन हमारे जो एडिटर हैं उन्होंने कहा कि देखिए इतनी बड़ी किताब पढ़ने का समय आजकल किसी के पास नहीं है, मोटी किताब, तो एक ऐसी किताब लिखो जो 60-70 पेज से ज़्यादा ना हो और जो स्कूल के छात्र पढ़ सकें, जिससे कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो हम स्कूल के बच्चों को अगर बताएं उसका महत्व क्या है, क्योंकि देश का भविष्य तो बच्चे ही हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर मैंने पुस्तक लिखी और मैं आभारी हूँ कमलनाथ जी का, भाई साहब का और सभी श्रोताओं का, आप सभी मित्रों का, जिन्होंने मुझे और प्रेरणा दी है इस पुस्तक को लेकर। लक्ष्मण सिंह जी, इसमें ये भी जानना चाहेंगे कि पर्यावरण की जो चिंता है वो लगातार सरकारें करती हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देखने में आया कि किसी राजनेता ने किताब के ज़रिए जो है एक जागरूकता का अलख जगाने की कोशिशें की हैं। क्या ये किताब लिखने का जो क्रम है इसी किताब के साथ थम जाएगा या ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और अगली किताब, जैसा कि आपने इसमें पर्यावरण की कहानी को बताया है, तो आने वाली किताब में कोई सियासत की कहानी भी आप बताने वाले हैं? देखिए, सिलसिला तो जारी रहेगा पर्यावरण के विषय में जी, पर इसमें किताब लिखने के साथ साथ बहुत कुछ मैदान पे काम करने की ज़रूरत भी है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारे तेंदुओं का शिकार हो गया है, बहुत सारे बाघ मार दिए गए हैं टेरिटोरियल फाइट में, क्योंकि जो वन क्षेत्र है वो घटता जा रहा है और चिंता का विषय है। हाँ, ये एक चिंता का विषय है। हमारे जल स्रोत जो हैं वो सूखते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। तो वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब बातों को लेकर बहुत सारा काम हमको करना है। वन क्षेत्र को बढ़ाना, हाथियों को देखिए, अब हाथियों का क्षेत्र जो है वो कम हो गया, तो हाथी गांव में घुस रहे हैं, ये शिकायतें आ रही। पहले ये छत्तीसगढ़ में आती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी ये शुरू हो गया है। हाँ, सीमावर्ती क्षेत्रों में शुरू हो गया है। और पर्यावरण एक ऐसा विषय है, वनोपज एक ऐसी वस्तु है जो लाखों लोगों को रोजगार वर्षों से देता आया है। वनोपज जो है, लघु वनोपज, अगर इसकी प्रोसेसिंग हम करें
और ट्राइफेड इसको खरीदता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग अभी व्यापारियों द्वारा की जा रही है। व्यापारियों द्वारा न कराकर अगर हम वनवासियों के समूह बनाकर करें, उनके कोऑपरेटिव बनाकर करें, तो बहुत सारा रोजगार हम वन क्षेत्र में दे सकते हैं और पलायन जो होता है मजदूरों का वो हम रोक सकते हैं। तो एक गहरा विषय है और ये कहा जा सकता है कि आज के इस दौर में जब ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्या है वो वैश्विक एक समस्या के तौर पर उभर रही है, उससे जो है निजात पाने का एक बड़ा जरिया है यदि हम पर्यावरण को बचा पाते हैं, हमारे जो प्रकृति की सुंदरता है, वनों को जो है हम संरक्षित कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चूँकि आप राजनेता हैं, लक्ष्मण सिंह जी चांचोड़ा से कांग्रेस के बड़े दिग्गज विधायक भी हैं और ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले कल में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो बड़े स्तर पर एक बड़े विभाग के मंत्री भी आप बनने वाले होंगे। किस तरह से आप मध्य प्रदेश की राजनीति को देखते हैं, क्योंकि आपका जो राजनीतिक अनुभव है, मेरा ऐसा मानना है कि वो दोनों ही दलों के साथ रहा है तो ज़रा तजुर्बा बड़ा है। किस तरह से इस राजनीति की बदलती परिभाषा को लेकर आप चिंतित हैं और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया, कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लिया, किस हद तक आपको लगता है कि वो न्याय कर पाए हैं खुद के साथ भी और राजनीतिक तौर पर एक सही संदेश के साथ भी? देखिए, ये किस पार्टी में रहना नहीं रहना ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जिसको जहाँ रहना है रहता है, नहीं रहना है नहीं रहता है। मैं उसमें ज़्यादा पड़ना नहीं चाहता हूँ, परंतु जहाँ भी रहो काम करो, निष्ठा से करो और एक पारदर्शिता से काम करो। आपकी कार्यशैली पारदर्शी होना चाहिए। अगर कोई भी मतदाता आपसे सवाल करे तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए और हर चीज़ें खुली किताब की तरह होना चाहिए। और ऐसे अगर हम काम करेंगे तो एक अच्छा काम करने का वातावरण भी बनेगा और मध्य प्रदेश विकास करेगा। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जस्टिस कर पाए पार्टी छोड़ने के बाद? ये उनकी पार्टी जाने, ये तो अब वो भाजपा में है तो भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन वो अब कब तक उनको झेलती है ये पार्टी, ये भाजपा के ऊपर है। यदि हम कांग्रेस की थोड़ी बात कर लें तो कांग्रेस की कहानी भी यहाँ पर कभी उलझती कभी सुलझती नजर आती है। पिछले दिनों बहुत शोर मचा कि कमलनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन फिर उनका बयान आया कि वो मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। आखिर ये इतनी उथल पुथल क्यों चल रही है? क्या कांग्रेस भी आने वाले मिशन के लिए अपनी रणनीति बदल रही है? देखिए, कमलनाथ जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और धोखे से उनकी सरकार गिरी है तो वो उनके मन में एक बहुत गहरी चोट है और हम सबके मन में गहरी चोट है। प्रदेश की जनता को भी ये पसंद नहीं आया है। तो कमलनाथ जी का ये कहना है कि एक बार मैं फिर से सरकार बनाऊं, और स्वाभाविक है, वो अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं और उनको बिल्कुल ये अवसर देना चाहिए। हम सब उनके साथ हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और हम अच्छे वोटों से जीतेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि ये हमारा संगठन, हमारा नेता मजबूत है और कांग्रेस पार्टी मजबूत है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है लक्ष्मण सिंह जी कि बीजेपी जो है अपनी सेकंड लाइन तैयार करने की तरफ फोकस कर रही है और कांग्रेस में अब भी लगता है कि सेकंड लाइन की दरकार है। क्या आप भी इसे लेकर चिंतित हैं? एक वरिष्ठ नेता होने के नाते क्या आपने भी पार्टी फोरम पर इस बात को पहुँचाया है? नहीं, कांग्रेस में भी सेकेंड लाइन भी तैयार है, थर्ड लाइन भी हम तैयार कर रहे हैं और हमारे यहाँ बड़े संगठन में अच्छे काबिल लोगों को रखा गया है और संगठन में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता ही रहेगा, होगा भी। और हम लोग अभी मंडलम और बूथ सेक्टर, मंडल और बूथ सेक्टर पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, उसके गठन पे, उसके पुनर्गठन पे, कौन सक्रिय है कौन नहीं है, और एक बहुत मजबूत संगठन हम बूथ पर खड़ा करेंगे। संगठन की बात निकली है तो पिछले दिनों आपका एक बयान आया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ जाने के बाद जो जगह खाली हुई है उस जगह को भरने के लिए आपके पास जयवर्धन सिंह जैसे युवा चेहरे हैं। क्या वाकई में आपकी जो वकालत है ये पार्टी तक पहुंच पाई है? नहीं, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, वहाँ लोगों ने भी इस बारे में कहा है, कार्यकर्ता भी चाह रहा है। इसलिए नहीं कह रहा कि जयवर्धन मेरा भतीजा है, लेकिन जयवर्धन एक युवा है और वहाँ उसकी लोकप्रियता है, तो उसको आगे रख के अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। तो ग्वालियर और चंबल के लिए क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जयवर्धन सिंह जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देते नजर आएंगे? ये पार्टी तय करेगी। हम तो सब मिलकर लड़ेंगे, कोई अकेला वो नहीं लड़ेगा, सब मिलकर लड़ेंगे, संगठन लड़ेगा। लेकिन कुछ युवाओं को हम आगे करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, युवा वोट हमको मिलेंगे उससे। एक चुनौती और आने वाले दिनों में नजर आ रही है, उपचुनाव की ये चुनौती है।
जो माननीय विधायक जो हैं कोरोना काल में दिवंगत हो गए, उनकी जो सीटें खाली हैं वहाँ पर उपचुनाव होना है। जहाँ एक और सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के लिए कमबैक का एक बड़ा मौका भी है, क्योंकि दमोह में आपने एक बड़ी जीत हासिल कर ये तो बता दिया कि जनता में नाराज़गी की नब्ज़ को टटोला जा सकता है। क्या आने वाले दिनों के इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार है? और आप हमेशा से पार्टी को सही सलाह और सही आईना दिखाते आए हैं, क्या इन उपचुनावों के लिए भी आप कोई राय, मशवरा या सलाह पहुंचाएंगे अपनी पार्टी तक? पहली बात तो ये कि उपचुनाव एक बहुत ही ऐसे वातावरण में हो रहे हैं, हमने हमारे साथी खो दिए, उसका हमें बेहद दुख है। बहुत अच्छे हमारे साथी थे, कलावती बहन जी, हमारे ब्रजेंद्र भाई, और लेकिन इनकी पूर्ति तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कांग्रेस को इनके द्वारा किए गए अच्छे काम का लाभ मिलेगा, इनकी लोकप्रियता का लाभ मिलेगा, और हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। तो प्रदेश में इन दिनों ओबीसी वर्ग को लेकर बहुत चिंतित हैं बीजेपी, जहां एक और कांग्रेस लगातार मांग कर रही है ओबीसी आरक्षण की। जो मसौदा आपकी सरकार ने तैयार किया था उसके क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। क्या आप भी पक्षधर हैं ओबीसी आरक्षण के? देखिए, आरक्षण तो कोर्ट के हिसाब से हो रहा है और आरक्षण कोर्ट तय कर रहा है। मैं इस पक्ष में हूँ कि हर व्यक्ति, वो किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, अगर वो गरीब है तो उसको मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए और उसके लिए आरक्षण करना चाहिए। मैं समाज की राजनीति से थोड़ा दूर रहता हूँ। मैं जो इतने सारे चुनाव जीता हूँ आपके आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद से, तो अगर मैं समाज की राजनीति करता तो शायद नहीं जीत पाता। हम सब भारतीय हैं, कोई समाज के हो, हम भारतवासी हैं, और एक जब तक राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर नहीं आती है, एक भारतवासी होने की भावना हमारे अंदर नहीं आती है, तब तक हम कैसे काम करेंगे। इसलिए समाज सब सम्मानीय, पूजनीय सब समाज है, सबका सम्मान हम करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन चूंकि मैं इस समाज का हूँ, इसलिए मुझे इस समाज के वोट सब मिल जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप किसी समाज के हैं तो सारे समाज के वोट मिल गए, बल्कि जिस समाज के आप हैं उस समाज के वोट कम मिलते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंसेस बहुत आ जाते हैं। कटु सत्य है। हाँ, ये सत्य है। और कांग्रेस इतना नुकसान इसलिए उठा रही है कि हम ये समाज की राजनीति के चक्कर में पड़े, क्योंकि हमारी एक राष्ट्रीय विचारधारा है, हमारी एक राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय पार्टी है। पंडित नेहरू ने कभी समाज के नाम पे वोट नहीं लिया, इंदिरा जी ने समाज के नाम, किसी ने नहीं लिया। ये कुछ सालों से चला है। तो इस भ्रम को कांग्रेस को तोड़ना चाहिए, और कांग्रेस ही तोड़ सकती है। और ये जिस दिन हो गया उस दिन एक बहुत मजबूत भारत हम बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण सिंह जी, आपकी गृह क्षेत्र की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो चांचौड़ा के लिए आपने बहुत कुछ लड़ाई लड़ी है। पिछली सरकार में आप चांचौड़ा को जिला बनाने के लिए भी लगातार मैदान संभालते नजर आए। आपने बहुत सारे जो है मुद्दे उठाए हैं। किस तरह से आपको लगता है कि चांचौड़ा के विकास का खाका आप खींच पाए हैं? और अब जबकि आधे से ज़्यादा कार्यकाल का समय निकल चुका है, तो ऐसे में आने वाले दिनों के लिए क्या ड्रीम प्लान आपने तैयार किया? देखिए, चांचौड़ा एक ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है और राजस्थान से लगी हुई है। वहाँ पलायन मजदूरों का काफ़ी आज भी होता है, पहले से कम हुआ है लेकिन आज भी हो रहा है। और वहाँ ये एक लंबी सी, इसका आप भूगोलिक उसका नक्शा देखेंगे तो एक लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये। इसलिए एक छोर जो है वो जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। तो उस दूरी की वजह से लोगों को वहाँ न्याय नहीं मिल पाता। तो मैंने सुझाव दिया था कि इसको हम एक ज़िला बना दें। 3 तहसील मिला के ज़िला बना है, शिवराज सिंह जी ने ही बनाया है, कांग्रेस ने भी बनाया है। तो 3 तहसील मिला के एक ज़िला बना दें, जिससे कि लोगों को वहाँ न्याय मिले और उनको इतना दूर नहीं जाना पड़े। और ज़िला बनने से अपने आप स्वतः वहाँ विकास हो जाएगा और जो मजदूर पलायन करते हैं वो पलायन रुक जाएगा। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। हमारे यहाँ से मजदूर कुछ पलायन करने अहमदाबाद गए, गैस फट गया, टंकी फट गई, उसमें 6 लोग मारे गए। अगर वहाँ पलायन नहीं होता तो ये शायद इनकी जानें नहीं जाती।
तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं जब मजदूर पलायन करके दूसरे जगह जाता है, रहने की जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल में रहते हैं और दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। तो ये सब रुकेगा अगर चांचौड़ा को जिला बना दिया तो। तो आप ये लड़ाई लड़ते रहेंगे? आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ज़रूर ये सरकार आपकी मांग को? मैं आभारी हूँ कमलनाथ जी का, सभी साथियों का, जिन्होंने इसको कैबिनेट मीटिंग में पास कर दिया था। तो आज चांचौड़ा जिला का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मीटिंग में पास होकर रखा है। शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उन्होंने भी बयान दिया था टीवी में कि चांचौड़ा को जिला बनना चाहिए। अब वो नहीं बना रहे हैं तो ये वो जाने, लेकिन कैबिनेट का एक निर्णय है, ये पूरा नहीं करेंगे तो कांग्रेस आएगी, वो पूरा करेगी, बनेगा जरूर निश्चित रूप से जिला। लक्ष्मण सिंह जी, एक सवाल आपका नहीं लेकिन दिग्विजय सिंह जी से जुड़ा ज़रूर है। उम्र के इस पड़ाव में अक्सर ऐसा देखा गया है कि राजनेता जो है सक्रिय राजनीति से थोड़े दूर हो जाते हैं, लेकिन दिग्गी राजा के बारे में कहा जाता है कि जैसे जैसे वो उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी राजनीतिक सक्रियता में इजाफा हो रहा है। पिछले दिनों राजधानी भोपाल में वाटर कैनन का न केवल उन्होंने डटकर सामना किया बल्कि RSS के एक ट्रस्ट को दी गई ज़मीन का पुरजोर विरोध किया। इसके पीछे कौन सी राज की बात है और इतना स्टेमिना पॉलिटिकल रूप से कहाँ से वो लाते हैं? देखिए, वो उनके अंदर एक बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं वो, और बहुत साहसी राजनेता हैं और वो हर चुनौती को स्वीकारते हैं। मैंने वर्षों से उनको देख रहा हूँ, उनके साथ 40 साल से काम कर रहा हूँ। कोई उनके सामने चुनौती रखेगा तो वो उसको बहुत जल्दी स्वीकारते हैं और यही उनकी ऊर्जा, यही उनका आत्मबल है जो उनको, हम लोग परिवार वाले उनको कहते रहते हैं अब आपकी उम्र 75 साल की होने वाली है, आप थोड़ा इतना आगे होके मत आइए, युवा वर्ग है वो आएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। लेकिन वो उनकी ऊर्जा हमसे ज़्यादा मैं तो कई बार महसूस करता हूँ, क्योंकि वो रात को 3-3 बजे तक दौरा करते हैं। हम लोग थक जाते हैं लेकिन वो नहीं थकते। तो ये एक उनमें एक विशेषता है। कमलनाथ जी में भी है, वो भी बेहद मेहनती, बहुत परिश्रम करते हैं, बेहद मेहनती राजनेता हैं। वो भी आज इस हालत में, इस उम्र में भी 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। तो हमारा सौभाग्य, हमें ऐसे 2 ऊर्जावान नेता मिले हैं और इनके नेतृत्व में हम निश्चित रूप से सरकार बनाएं। बिल्कुल, आने वाले मिशन 2023 में। जी। लक्ष्मण सिंह जी, आगे बढ़ते हैं। आपने दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की बात की है तो मेरे जहन में जो है नकुल नाथ जी का चेहरा और एक तरफ जयवर्धन सिंह जी का चेहरा आ रहा है। तो क्या माने कि आने वाले कल में ये जो 2 युवा हैं, ये 2 बड़े दिग्गजों की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते दिखाई देंगे? ये इनके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, राजनीतिक विरासत कुछ चीज़ नहीं होती है। सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत करेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि वहाँ तो विरासत तो पहले होती थी कि, लेकिन ये प्रजातंत्र में विरासत नाम की चीज़ नहीं होती। प्रजातंत्र एक खुली किताब है, हम सब बराबर हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब समान हैं। जो परिश्रम करेगा और जिसका भाग्य होगा, जहाँ ले जाएगा जाएगा। बड़ी बात है। चलिए लक्ष्मण सिंह जी, आपके बारे में बहुत कुछ ऐसे तो हम जानते समझते हैं, लेकिन हमने अक्सर आपको हंसते मुस्कुराते, अपनी ही पार्टी को कई बार नसीहत देते और विपक्षी दल भाजपा को आईना दिखाते भी देखा है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा पल आया जब आपको गुस्सा भी आता है, क्योंकि अक्सर आप मुस्कुराते हुए ही बड़े बड़े बयान देते हैं। देखिए, सबको आईना तो दिखाया, मुझे भी आईना देखने की आवश्यकता है। मेरी जो कमियां हैं मुझे भी देखना चाहिए और मैं चाहूँगा आप लोग सब मुझे भी आईना दिखाएं कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। और जनता से भी सबसे आग्रह करूँगा, अगर मैं गलत हूँ तो आप बोलिए, मैं स्वीकारने को तैयार हूँ गलती, क्योंकि रामायण में लिखा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो कोई निंदा करता है तो आपके सबसे प्रिय है, क्योंकि वो आपकी गलतियाँ बता रहा है। ऐसे लोगों का स्वागत है। बहुत सारा आपने समय दिया और बहुत सारे आपकी दिल की बात जो है आपने MP न्यूज़ को बताई, दर्शकों तक, MP की जनता तक पहुंचाई। जाते जाते जानना चाहेंगे कि मिशन 2023 के लिए लक्ष्मण सिंह जी के पास क्या कुछ रणनीति है कि मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की सरकार बना पाएं, और क्या आने वाले कल में कांग्रेस पार्टी में भी कोई बड़ा फेरबदल, बड़ा बदलाव केंद्रीय स्तर से प्रदेश स्तर तक देखने को मिलेगा? देखिए, कोई बदलाव तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। अभी सब अच्छा चल रहा है और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी का आदेश होगा उसको क्रियान्वयन ज़मीन पे कराना, ये हम सबका दायित्व है, हमेशा रहेगा। हम सब खूब डट के मेहनत करेंगे, पार्टी को जिताएं। और चांचौड़ा ही आपकी कर्मभूमि रहेगी? अब ये तो पार्टी तय करेगी मुझे किस क्षेत्र में काम करना है। पर हाँ, मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो कम से कम उसको चांचौड़ा को जिला बना के तो दें।
बड़ी बात है। चलिए, रणनीतिक रूप से भी जो है महारत हासिल है और सूझबूझ के साथ तमाम सियासी सवालों के सक्रियता से जवाब देते नजर आए लक्ष्मण सिंह जी, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले कल में कांग्रेस को सही समय पर, सही वक्त पर सही सलाह मशवरा देने के लिए भी लक्ष्मण सिंह जी अपने आप में काबिलियत रखते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से उन्होंने युवा चेहरों की यहाँ पर तरजीह देने की बात को एक बार फिर पुरजोर तरीके से उठाया है, वो पार्टी के कानों तक पहुंचेगी और लगातार बीजेपी जो कि मध्य प्रदेश में सत्ता में है, उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में इसी तरह से लक्ष्मण सिंह जी अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे। और आने वाले कल में चांचोड़ा को जिला बनाने का उनका जो सपना है वो जरूर शिवराज सरकार पूरा करेगी। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।